नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा कि दिस वीडियो इज़ अबाउट द एलर्जिक अस्थमा। जी हाँ दोस्तों, एलर्जिक अस्थमा। अब जैसा कि आप लोग ज़्यादातर लोगों को पता है कि आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द पल्मोनरी अस्थमा, या फिर जो रेस्पिरेटरी हमारा जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक पल्मोनरी अस्थमा के ऊपर वीडियो बना रखा। अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी अस्थमा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी अस्थमा एंड एलर्जिक अस्थमा। बेसिकली एलर्जिक अस्थमा और पल्मोनरी अस्थमा में किस तरह का फर्क है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और इन दोनों का अपनी अपनी जगह एज अ डिजीज क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि एलर्जिक अस्थमा मतलब एनी टाइप ऑफ द एस्थमेटिक कंडीशन विच हैज बीन ओरिएंटेड या ओरिजिनेटेड ड्यू टू allergic tendency in the body as a part and parcel of the sinusitis or as a part and parcel of the allergy is known as the एलर्जिक अस्थमा। ये इतना सिंपल है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको एलर्जी है। अब जैसे कि हम एलर्जिक अस्थमा किसके अंदर देखते हैं, सबसे पहली बात तो हमको ये जो एलर्जिक अस्थमा है मोस्टली वी आर सीइंग दिस इन द किड्स, छोटे बच्चों के अंदर देख रहे हैं। ऐसे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 10 साल है, 11 साल है, 12 साल है, आपकी क्लिनिक पे भी ये केसेस बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते होंगे। अब कंप्लेंट क्या करते हैं माँ बाप की, सर इसको तो अस्थमा है। ठीक है, बस ये बात यहीं से चालू होती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा हेडलाइन में बिल्कुल कैपिटल लेटर में अस्थमा के आगे, एलर्जिक अस्थमा के आगे एलर्जिक लगाया है कि आपको एलर्जिक अस्थमा के बीच में और आपको पल्मोनरी अस्थमा जो क्लासिक अस्थमा होता है उसके बीच में आपको फर्क समझ में आ जाए, है ना। मोर और लेस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहेगी, बट यहाँ पे कुछ बातें अलग हैं जो मैं आपको क्लिनिकल कैच के वाले पॉइंट में जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा होगा ना तब मैं वो बातें आपको क्लियर करूंगा। अब क्योंकि ये अस्थमा वो अस्थमा नहीं है जो बच्चे के अंदर इननेट जेनेटिकली आता है अपने माता से या पिता से, कि भाई उनके माता जी अस्थमेटिक थे, उनकी दादी अस्थमेटिक थी, या नानी अस्थमेटिक थी, या फादर अस्थमेटिक है, तो ये बच्चे जो हैं वो जेनेटिकली इस चीज को लेकर के बॉर्न होते हैं। ये वो अस्थमा नहीं है, दिस इज द एक्वायर्ड टाइप ऑफ अस्थमा एंड बेसिकली इट इज नॉट एग्जैक्टली अस्थमा। ये भी आप समझ लीजिएगा। ये मेरे ख्याल में अस्थमा से ज्यादा ये इसके जो पिक्चर है, डिजीज पिक्चर है इस बीमारी का, वो ब्रोंकाइटिस से ज्यादा मिलता है। ये अस्थमा से नहीं ज्यादा मिलता है, क्योंकि अस्थमा तो हमको पेशेंट बताता है आते से ही। ठीक है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इन बातों को, ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक क्लिनिकल पॉइंट है। कि अब पिताजी आए बच्चे को लेके, सर ये मेरा बेटा है, छोटा सा लड़का खड़ा आपके सामने 10 से 12 साल का, बोले इसको अस्थमा है और ही इज यूजिंग द इनहेलर रिगार्डिंग द अस्थमा। मतलब ब्रोंको डायलेटर का इनहेलर होता है, फुश 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 फुश, अस्थमा का जो इनहेलर है इसको डॉक्टर ने दिया है और ये पिछले 3 से 5 साल से इसको यूज कर रहा है। और इसको कब से है प्रॉब्लम, सर इसको प्रॉब्लम तो 3-4 साल से हो। तो ये 5 साल से क्यों यूज कर रहा है, सर ये 5 साल से इसलिए कर रहा है कि ये जब छोटा था। अब यहाँ से कहानी चालू होती है। देखो ये एलर्जिक अस्थमा है या हार्ड कोर अस्थमा है लंग्स वाला, ये इसकी हिस्ट्री से पता चलेगा हमको। इसकी हिस्ट्री में ये बात लिखी हुई है। क्या बोलेंगे इसके पिता, इसके पिता बोलेंगे सर ये जब 3 साल 4 साल का था तब इसको बार बार सर्दी हो जाती थी, इसकी हमेशा नाक बहती रहती थी, इसको रिकरेंट कफ एंड कोल्ड होता था, इसको रिकरेंट कॉमन कफ एंड कोल्ड होता था। और जब ये सब इसको हो रहा होता था तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता। फिर वो दूसरा एक शब्द यूज करेंगे, सर ये जब ऐसा हुआ चालू 3-4 साल का था तो सर ये 1-1.5-2 साल तो ऐसा चला, मतलब 3 से लेके 4 और 5 साल। सर 5वें साल में इसकी ये प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई कि एलर्जी है इसको। डॉक्टर ने बोला इसको साइनस का तकलीफ है, इसको एलर्जी है। यहाँ तक भी बात समझ में आई। अब तक बच्चा 5 साल का हो चुका है। इसके बाद सर क्या हुआ, सर इसको एक बार वहां पे सर जब ये 5-6 साल का था सर तो बहुत तेज ठंड पड़ी थी। सर हम लोग यूपी में थे और हम लोग वहां पे थे आगरा के पास में, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी। तो सर इसको निमोनिया हो गया। और सर इसको जब वो 5 साल में निमोनिया हुआ था तो सर इसको 5 से लेके 7 साल की उम्र के बीच में ये जो एलर्जी है, इस एलर्जी के चलते इस बच्चे को सर 3 बार निमोनिया हुआ। और सर ये एक बार तो इसको हमने वहां पे लखनऊ में एडमिट भी कराया था। ये हिस्ट्री होगी इस पेशेंट की। और मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि आप में से जो भी प्रैक्टिस करता है, आप में से कईयों डॉक्टरों ने ये हिस्ट्री को सुना होगा, है ना। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ यार वो मेरा एलर्जिक का छोटा सा बच्चा आया था, उसके अंदर ये हिस्ट्री थी।
तो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात, ठीक है। अभी ये बच्चा कितना है, टेंटेटिवली 10 से 12 साल के बीच में, समवेयर बिटवीन 10-11 साल का है। तो सर वो 2-3 बार एडमिट हो गया था। तो आप पूछोगे तब उम्र क्या हुई थी, तब उम्र थी सर जो थी वो लगभग ये हो गए थे 7, साढ़े 7, 8 साल। और सर उसके बाद से क्या हुआ सर, इसको ठंड जब भी पड़ती है सर, तो ये है ना, जब भी इसको सर्दी होती है ना, तो इसको अस्थमा आने लगता है। इसको जितनी बार भी जो है ठंडा मौसम होता है, तो ठंडे मौसम में इसको जो है अस्थमेटिक अटैक आता है, ये बहुत परेशान होता है। और इसीलिए आज से 2 साल पहले जब इसके एपिसोड बहुत फ्रिक्वेंट होने लग गए, क्योंकि फ्रिक्वेंट एपिसोड तो निमोनिया से ही होने लग गए, और सर निमोनिया में भी इसको इनहेलर दे दिया था। बट अब जो है पिछले कुछ 1-1.5 साल में डॉक्टर ने इसको परमानेंट इनहेलर पकड़ा दिया है। और मेरा बच्चा अब इनहेलर लेता है, स्कूल बैग में इनहेलर लेकर के जाता है, और उसके बाद स्कूल बैग में ले जाता है। वो खेल नहीं पाता है, जब खेलता है धूल, अब यहाँ पे भी हिस्ट्री के ऊपर ध्यान दो पूरा, और कुछ पे ध्यान नहीं देना है तुमको, सिर्फ हिस्ट्री पे। अब सर जब ये ग्राउंड में खेलने जाता है तो धूल उड़ती है, तो सर इसको थोड़ा सा हल्का सा सांस लेने में तकलीफ रहता है, तो ये बच्चा वो इनहेलर ले लेता है। जब ये कहीं पॉल्यूशन में जाता है, कहीं पे हमको प्रदूषण वाली जगह पे, तब भी इसको कई बार ऐसा लगता है कि सांस नहीं ले पा रहा है। और सर उसके ऊपर जब सर्दी खांसी होती है तब तो बहुत बुरी हालत होती है ना, तब तो इसकी छाती के अंदर सीटी बचती है ना, ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम आते हैं। सर एक बार वो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ब्रोंकाइटिस बताया था, है ना, इसकी छाती पे वो रखा था, तो ऐसा बताया था छाती के अंदर बहुत सारा बलगम है, छाती के अंदर सीटियां बज रही हैं, रेटलिंग हो रही है, विजिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस बच्चे का जो हिस्ट्री है ना, क्योंकि हैनीमैन ने एक कोटेशन दिया है, जर्मन कोटेशन, सिसेट कॉजा सिसेट इफेक्टा, मतलब कॉज को खत्म कर दीजिए, कॉज पे काम करिए, इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब बेसिकली ये जो बच्चे को अस्थमा हुआ है, बेसिकली अस्थमा नहीं है, ये अस्थमा से ज्यादा ये ब्रोंकाइटिस है, एसोसिएटेड अ बिट डिस्निया, मतलब है तो ये ब्रोंकाइटिस, है तो ये लंग्स का इन्फ्लेमेशन, कहीं ना कहीं माइल्ड इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर लंग्स के अंदर हल्का सा कंजेशन हो गया है। लंग्स के अंदर हम जब ये आला लगाते हैं यहाँ पे स्टेथोस्कोप, तो हमको वीजिंग सुनाई देती है, सीटी सुनाई देती है। इसके अंदर थोड़ा सा म्यूकस भरा हुआ है, जब इसको वाकई में पीक सर्दी है, बाहर 4 टेम्परेचर है, तो इस बच्चे के साथ क्या होगा, इसको छाती में बलगम भर जाएगा, तो आपको वीजिंग के साथ रेटलिंग सुनाई देगी। और अल्टीमेटली एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर की नजर में ये बच्चा है ब्रोंकाइटिस का केस नहीं है, ये है ना, ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। बेसिकली इट इज नॉट एलर्जिक अस्थमा, बट इसको अस्थमा ही डिक्लेयर कर दिया गया है। आई मेरी बात समझ, इतनी सी बात है बस। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है अस्थमेटिक केस का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट में आगे जाके दवाइयों में क्लियर कर दूंगा, वो पल्मोनरी अस्थमा जिसकी हम बात करते हैं, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में और इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कितना ज्यादा फर्क। तो ये होता है एलर्जिक अस्थमा, और ये एलर्जिक अस्थमा से ज्यादा ये होता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, या फिर एलर्जिक एक प्रकार का एलर्जिक लंग्स का हल्का सा एलर्जिक इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विथ डिस्निया, हल्का फुल्का डिस्निया। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, वो अस्थमा में होता है, अस्थमा में देखा है हमने वो चीज, है ना, कैसा पेशेंट बिल्कुल मरने मरने को होता है। ये वो कंडीशन है कि अगर इसको इनहेलर नहीं दिया गया तो ये स्टेटस एस्थमेटिकस नाम की एक कंडीशन में फंस जाएगा, और अगर ये उसमें फंसा तो इसका 2 से 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन 100 से वाकई में 70-80 के आसपास 88-85 आ जाएगा, और इसको इमरजेंसी में ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। वो अस्थमा है, ये अस्थमा नहीं है। इसके साथ कभी नहीं होगा ऐसा, इसका इनहेलर इसके पास नहीं है, तो इसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा। बट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एलोपैथी की, उसकी ये खामी है कि वो इस बच्चे को डायरेक्टली डिक्लेयर कर देती है कि अस्थमा का केस है ना, इसके रूट कॉज को ना देखते हुए, इसके रूट कॉज पे ना काम करते हुए इसको अस्थमेटिक पेशेंट बता दिया जाता है और एक इनहेलर पकड़ा दिया जाता है। तो बस ये हुई बात। अब आते हैं हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। अब जैसा कि मैंने हैनीमैन की कोटेशन की बात करी, सिसेट कॉजा सिसेट इफेक्टा, मतलब कॉज को खत्म कर दो, इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब जैसा कि ये कहानी शुरू हुई थी इस बच्चे के 3 से 4 साल की उम्र में, जब ये छोटे थे तब इनको एलर्जी बताई गई थी, है ना। इसके पिता के स्टेटमेंट में भी बात वहीं से चालू हुई। क्या होता था, इसको फ्रिक्वेंट कफ एंड कोल्ड होता था सर, खांसी होती थी, खांसी से ज्यादा, खांसी से पहले तो सर्दी ही होना शुरू, इसको सर्दी ही होती थी, इसको नाक बहती रहती थी, इसको हर 6 महीने में कम से कम 7 से 10 बार सर्दी होती थी। अगर एक हेल्दी आदमी को साल में 5 बार सर्दी होती थी, तो मेरे बच्चे को 15 बार सर्दी होती। तो यही इसका कॉज है। इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है इसका एलर्जिक टेंडेंसी, इस बच्चे का एलर्जिक नेचर, वही इसकी बीमारी, और इसकी बीमारी के अंदर सारे फसाद की जड़ इकलौती वही चीज है। तो
The three most important medicines indicated in the case of this type of the allergic asthma are। तो सबसे पहली मेडिसिन होगी, ऑब्वियसली आप में से आप सब लोग जान रहे होंगे क्योंकि इस पूरे के पूरे बच्चे के पिता के स्टेटमेंट में डस्ट भी आई है ना, एलर्जी की बात शुरू से हुई है, डस्ट आई है, धूल आई है, धूल से एग्रेवेशन आया है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा दिया होगा, वो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जी हाँ दोस्त, आर्सेनिक एल्बम इन द 30 पोटेंसी। इससे आपको अपने पेशेंट को, इस बच्चे को देना है 4-4 गोली दिन भर में 2 बार फॉर एटलीस्ट 1 मंथ इन द इनिशियल फेज। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर एलर्जिक अस्थमा इज, अब देखो है तो अस्थमा है, तो ये मतलब कुल ना कहीं एस्थमेटिक लक्षण है। मतलब व्हाट, कि लंग्स इन्वॉल्व हो चुका है। किससे इन्वॉल्व हुआ है? लंग्स इन्वॉल्व हुआ डिसेंडिंग इन्फेक्शन से। व्हाट इज डिसेंडिंग इन्फेक्शन? 3 साल तक बच्चे को नाक में सर्दी होती, किसी ने उसको एड्रेस नहीं किया, एंटी एलर्जिक और फालतू की चीजें करते रहे। वही सर्दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसेंड होते गई, नाक से थ्रोट, थ्रोट से लंग्स, नाक से थ्रोट से होती हुई वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स, और ये और होते होते अल्टीमेटली लंग टिश्यू इन्वॉल्व है। ये बात तो माननी पड़ेगी। तो द सेकंड मेडिसिन विल बी नेफ्थेलिनम। जी हाँ दोस्तों, बहुत कमाल की मेडिसिन है एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक अस्थमा में मेरे को बड़ा अच्छा रिजल्ट। अब मैं आपको पल्मोनरी अस्थमा से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से अलग है वो मैं बता दूंगा, पहले कहानी पूरी कर दूं। तो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हियर इज द, कहीं ना कहीं वो मेडिसिन है नेफ्थेलिनम। नेफ्थेलिनम नाम का मेडिसिन है, इसको भी आपको 30 पोटेंसी देना है, 4-4 गोली 2 बार आर्सेनिक एल्बम के साथ में ही, मतलब उसके बाद में 5 मिनट के बाद 1 महीने तक देना है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन दिस एंटायर सिनेरियो विल बी द, कहीं ना कहीं सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि सैंग्विनेरिया कैनेडेंसिस इज वन ऑफ द फ्रंट लाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द एलर्जिक पेशेंट। ये हमारे एलर्जिक पेशेंट की सबसे बड़ी रामबाण दवा है। अब जो कि मैंने बोला था सिसेट इफेक्टा सिसेट कॉजा, कि हमको कॉज को खत्म करना है तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कॉज इज द एलर्जी। तो इसलिए सैंग्विनेरिया एंड आर्सेनिक, आप सब लोग को पता है एलर्जी का बहुत बड़ा इसका रोल है ना। और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम लोग नेफ्थेलिनम डिप्लॉय कर रहे हैं कि हमारा जो एलर्जिक अस्थमा का पेशेंट है उसको कम से कम सांस लेने में थोड़ी सांस आवे। तो ये 3 मेडिसिन है, 4-4 गोली 2 बार दीजिएगा। और मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके पेशेंट को जमीन से आसमान के बीच का फर्क दिखेगा 1 महीने। और अगर ये दिखता है, जो कि दिखेगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि मैं कोई मेडिसिन अपने वीडियो में बताऊं और वो आपको कंसोलिडेट रिजल्ट ना दे, ऐसा बहुत कम। और अगर वो रिजल्ट डेफिनेटली आपको दिख जाता है तो ट्रीटमेंट को और 3 से 4 महीने कंटिन्यू करेंगे। तो एंटायर मियाद जो ट्रीटमेंट की होगी परमानेंट क्योर के लिए इस बंदे की, क्योंकि ये सवाल अक्सर करते हैं लोग बिना पूरा वीडियो देखे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कितना दिन ट्रीटमेंट करना है, पर लोगों को इतना जुम्मन कीड़ा है सिर्फ मेडिसिन देख करके वीडियो बंद कर देने का, कि वो मेडिसिन मैंने तीसरी बताई उसके बाद वो साले बात ही नहीं सुनते मेरी, और फिर जाके बेवकूफों जैसा कमेंट करते हैं कितने महीने खानी है, कितने महीने खानी है, कितने महीने ये टोटल मियाद होगी 5 से 6 महीने की, और 6 महीने में आपका पेशेंट काफी हद तक इस बीमारी से क्योर हो चुका होगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो एलर्जिक अस्थमा के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मुलाकात होती है इसी तरह के भविष्य में आने वाले किसी और वीडियो में, भविष्य मतलब अगले हफ्ते आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।